Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 2 of chapter number 19 excretory product and their elimination. प्रीवियस सेशन के अंदर इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था, कौन कौन से एनिमल्स के अंदर अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स कौन कौन से, उसका पूरा सर्वे लिस्ट बनाया था. बट इन दिस चैप्टर आवर मेन फोकस ऑन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर ह्यूमन यूरिनरी या तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा डायग्राम दिख रहा है. ओके, कौन कौन से नंबर ऑफ ऑर्गन्स होते हैं. सो इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम अ पेयर ऑफ किडनीज से निकलने वाला अ पेयर ऑफ यूरेटर. दोनों यूरेटर कहाँ पे जाकर के मिलेंगे? यूरिनरी ब्लैडर. एंड वो यूरिनरी ब्लैडर का ओपनिंग पार्ट इज कंसिडर्ड एज अ यूरेथ्रा. तो डायग्राम के अंदर अगर आप देखोगे, किडनी से निकलने वाली दोनों ट्यूब, यूरेटर कहाँ पे खुल रहा है? यूरिनरी ब्लैडर, और उसका ओपनिंग है यूरेथ्रा. पहले बात कर लेते हैं किडनी की. सो दो किडनी है, रेडिश ब्राउन और बीन शेप का एक स्ट्रक्चर है. दे आर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे. ओके, आपको पता है विद इन अवर बॉडी देर आर द प्रेजेंस ऑफ 26 वर्टिब्रे. अब ये 26 वर्टिब्रे को अलग अलग 5 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया जाता है. पहले की 7, उसके बाद की 12, उसके बाद की 5, उसके बाद का 1 एंड लास्ट में 1. तो अगर आप एडिशन करोगे तो 12 + 7 19 + 5 24 + 1 25 + 1 26. तो उनका नामिंग कुछ इस तरह से दिया हुआ कि सबसे पहले जो 7 है वो नेक रीजन में होगी, तो उसे बोला जाता है सर्वाइकल. 12 थोरेसिक, क्योंकि थोरेक्स में होगी. उसके बाद एब्डोमिन, तो उसको बोला जाता है लंबर. नीचे की सैक्रल एंड कोकिजियल. पर अभी आपको क्या याद रखना है कि एग्जैक्ट किडनी का लोकेशन लास्ट थोरेसिक. तो लास्ट थोरेसिक अगर आप कंटिन्यूअस में काउंट करो तो 19 से लेकर के थर्ड लंबर, तो 20, 21 एंड 22. तो एग्जैक्ट सिचुएशन किडनी की है 19 to 22 वर्टिब्रे, और वी कैन से दैट लास्ट थोरेसिक टू थर्ड लंबर वर्टिब्रे which are close to dorsal inner wall of the abdominal cavity. डॉर्सल साइड पे इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के पास ये दो किडनी लोकेटेड है. Now both kidney are placed on either side of the median vertebral column in lumbar region, means lower abdominal part. तो ज़्यादातर लोअर एब्डोमिनल पार्ट के अंदर वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पे एक एक किडनी लोकेटेड होगी. Now two kidneys are not placed at the same level. और राइट किडनी आपको स्लाइटली लोअर दिखेगी एज कंपेयर टू द लेफ्ट बिकॉज ऑफ लीवर. अब अगर ये डायग्राम आप देखो तो डायग्राम के अंदर ये राइट किडनी थोड़ी सी नीचे है. उसके पीछे का रीजन, तो यहाँ पे लीवर नाम के ऑर्गन को रखा गया होगा. लीवर का ऑक्यूपेशन है वहाँ पे, इसकी वजह से राइट किडनी स्लाइटली थोड़ा सा कहाँ पे होता है? नीचे होगा. ओके, ये किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेकर के डायग्राम आपको दिया हुआ है. सो ईच किडनी ऑफ ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन मेजरमेंट अगर देखो तो 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस, विथ ऑन एन एवरेज वेट 120 to 170 ग्राम. एक की बात चल रही है. नाउ ये किडनी के दो अलग अलग पार्ट्स कि आउटर पोर्शन जो है वो और इनर पोर्शन जो है वो. तो आउटर पोर्शन कॉन्वेक्स एंड टुवर्ड्स द सेंटर इनर पोर्शन होगा इनर कॉन्केव. तो आउटर कॉन्वेक्स तो ठीक है, बट इनर कॉन्केव सरफेस
अगर सेंटर पार्ट किडनी का आप देखो, सो देयर आर वन नॉच इज कॉल्ड एज अ हिलम। हिलम मतलब होगा पोर, और वी कैन से दैट किडनी का सेंटर पार्ट। तो पहले हम लोग हिलम देख लेते हैं डायग्राम के अंदर। ये पूरा जो पोर्शन है वो पोर्शन को बोला जाता है हिलम। अब ये हिलम से थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आर एंटर्स। अब नर्व एंटर्स भी हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स एंटर हो सकती है, बाहर आ सकती है, यूरेटर बाहर की ओर आ सकती है। सो किडनी का सेंटर पार्ट था हिलम। ओके, इनर टू द हिलम, हिलम के अंदर इज अ ब्रॉड फनेल शेप space is called as a renal pelvis with projections is called as a calcis। अब हिलम के अंदर, तो हिलम के अंदर अगर आप देखोगे तो ये बाउंड्रीज में आपको पूरी दिखा रहा हूं, एक फनेल शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो वो फनेल शेप स्ट्रक्चर का नाम है रेनल पेल्विस, और वो फनेल शेप स्ट्रक्चर्स के पास स्पेशल टाइप्स के प्रोजेक्शंस हैं, एंड दिस प्रोजेक्शंस इज कंसिडर्ड एज अ कैलिक्स or we can say that calcis। कौन से प्रोजेक्शंस? ये वाले प्रोजेक्शंस। ओके, तो हिलम, हिलम के बाद आया रेनल पेल्विस जिसके अंदर कैल्सिस या तो कैलिक्स है। ओके, अब किडनी की भी दो अलग अलग लेयर्स होते हैं, पर उससे पहले किडनी के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होगा। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज द टफ, थीन, फाइबरस, वाइटिश कलर का एक कैप्सूल होगा जिसका नाम है रेनल कैप्सूल। तो किडनी के सबसे बाहर के लेयर का नाम तो ये रहा रेनल कैप्सूल। नाउ वैसे एनाटॉमिकली देखो तो किडनी के दो जोन है। सो इनसाइड द किडनी देयर आर द टू जोन, आउटर एंड इनर। जैसे एड्रिनल ग्लैंड के अंदर मैंने बताया था, आउटर पोर्शन इज द कॉर्टेक्स, इनर पोर्शन इज द मेडुला। सो कॉर्टेक्स डार्क रेडिश कलर का पोर्शन कंसिडर किया जाता है। ओके, कॉर्टेक्स की बात तो ठीक है। कॉर्टेक्स में ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर नंबर ऑफ किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होगा नेफ्रॉन। लगभग 85% नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में ही होंगे, जिनका काम ब्लड का फिल्ट्रेशन करके किसका फॉर्मेशन करना? यूरिन का फॉर्मेशन करना। ओके, मेडुला की बात करो। सो मेडुला इज डिवाइडेड इनटू द फ्यू कॉनिकल मासेस जिसको बोला था मेडुलरी पिरामिड्स विच आर प्रोजेक्टिंग इनटू द कैल्सिस। तो अब वो स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। तो डायग्राम के अंदर अगर आप देखोगे तो कैल्सिस के बाद ये छोटे छोटे पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जो पिरामिड का नाम है मेडुलरी पिरामिड्स। और वो मेडुलरी पिरामिड्स किसके साथ कनेक्ट है? प्रोजेक्टिंग इनटू द कैल्सिस या तो कैलिक्स। Okay, now cortex extend in between the medullary pyramids as a renal column is called as a column of Bertini। अब आप कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट देख लो। चलो, ये पोर्शन है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स का जो पोर्शन है आगे जाकर के मेडुला के बीच में मिल जाता, ये यहाँ से भी आपको दिख रहा है, और एक कॉलम जैसा फॉर्मेशन कर रहा है, और वो कॉलम को रेनल कॉलम बोल सकते हो या तो आप बोल सकते हो कॉलम ऑफ बर्टीनी। ओके, तो ये किडनी के अंदर जितने भी नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स थे उसका डिस्कशन हुआ। रेनल आर्टरी जो ब्लड को अंदर लेकर के जाएगी, रेनल वेन जो ब्लड को किडनी से बाहर लाएगा, यूरेटर यूरिन को किडनी से रिमूव करेगा। Okay, now each kidney has nearly 1 million complex tubular structure। एक किडनी के अंदर 10 लाख जितने नेफ्रॉन्स होते हैं। तो नेफ्रॉन्स स्ट्रक्चरल या तो फंक्शनल यूनिट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का किडनी का। मेजरमेंट अगर देखो तो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 to 30 माइक्रोमीटर इन देयर डायमीटर्स। तो ये दिख रहा है आपको नेफ्रॉन का वेल लेबल्ड डायग्राम। तो वो वेल लेबल्ड डायग्राम के अंदर नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सो ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। पहला है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रेनल ट्यूब्यूल्स। तो ग्लोमेरुलस का मेन फंक्शन है ब्लड का फिल्टरेशन करना। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस है कहाँ पे? तो ये आपको दिख रहा है डायग्राम में ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस एक
कैपिलरीज से बना हुआ नेटवर्क है. सो ग्लोमेरुलस इज द टफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फॉर्म बाय द एफेरेंट आर्टेरियोल. एफेरेंट का मतलब होगा टूवर्ड्स द ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस के नजदीक सब्सटेंस लाने वाली कैपिलरीज. तो ये कैपिलरीज कहाँ से बनती है? तो ऑब्वियसली अ फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी. तो रेनल आर्टरी के छोटी छोटी ब्रांचेस होते हैं. वो ब्रांचेस का काम क्या है? विच कैरी द इम्प्योर ब्लड. क्यों इम्प्योर ब्लड? क्योंकि उसके पास क्या होगा? नाइट्रोजनस वेस्टेज मटेरियल. आपको मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था कि ह्यूमन बॉडी नो डाउट जनरेट करता है एमोनिया, पर एमोनिया का कन्वर्जन किस में हो जाता है? यूरिया में. यूरिया मिक्स हो जाता है ब्लड के साथ. ब्लड रेनल आर्टरी के थ्रू किडनी के अंदर एंटर होगा. तो ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो. तो रेनल आर्टरी के थ्रू वो ब्लड अंदर आएगा दोनों किडनी में. किडनी के अंदर वो ब्लड का प्योरिफिकेशन होगा. तो ब्लड का जब प्योरिफिकेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, वेस्टेज मटेरियल निकल जाता है, ग्लोमेरुलस वो काम करेगा और बाकी का जो भी प्योर ब्लड है वो रेनल वेन के थ्रू फिर से हार्ट के अंदर चला जाएगा. तो रेनल वेन और रेनल आर्टरी का ये मेन फंक्शंस. ओके, सो बात चल रही थी ग्लोमेरुलस की. तो ये एक नेटवर्क है कैपिलरीज का जो एफेरेंट आर्टरियोल से बनता है. सो दिस इज द फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरीज. ऐसी एफेरेंट आर्टरियोल, ऐसी कैपिलरीज जो ग्लोमेरुलस की और जाने वाली. तो ये आपको दिख रहा है एफेरेंट आर्टरियोल्स. तो यहाँ पे आप ऐसा एरो दिखा सकते हो. चलो, ग्लोमेरुलस ने ब्लड को फिल्टर कर दिया. देन ग्लोमेरुलस से ब्लड को दूर लेकर के जाने वाली ट्यूब का नाम होता है इफेरेंट आर्टरियोल. इफेरेंट के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो अवे. सो नेक्स्ट पॉइंट वही है, ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन इफेरेंट आर्टरियोल. चलो, तो ब्लड आया, ग्लोमेरुलस ने प्योर कर दिया और इफेरेंट आर्टरियोल के थ्रू वो ब्लड चला गया. ये ग्लोमेरुलस की बात थी. रेनल ट्यूब्यूल्स की बात करो. सो दे आर बिगिंस विद द डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ बॉमेन्स कैप्सूल. 1842 में सर विलियम बॉमेन नाम के साइंटिस्ट ने ये आइडेंटिफाई किया था, जो ग्लोमेरुलस को पूरा एनक्लोज कर देता है, कवर कर देता है. तो दो मेम्ब्रेन्स की बात की. आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज अ पेरिएटल मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन इज कंसिडर्ड एज अ विसरल मेम्ब्रेन. तो आप डायग्राम अब देखो. तो ये है बॉमेन्स कैप्सूल. बॉमेन्स कैप्सूल का आउटर लेयर एंड दिस वन इज द इनर लेयर, जो पूरे के पूरे ग्लोमेरुलस को एनक्लोज करता हुआ आप लोगों को दिख रहा है. ओके, तो खाली उतना सा पार्ट कि ग्लोमेरुलस अलोंग विद द बॉमेन्स कैप्सूल. ग्लोमेरुलस और बॉमेन्स कैप्सूल को दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दो, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ माल्पीजियन बॉडी और रेनल कॉप्सल. तो डायग्राम में अगर इतने से पार्ट को आप नाम देना चाहो कि ये दोनों को जोड़ना चाहो तो क्या बन सकता है? माल्पीजियन बॉडी और वी कैन से दैट रेनल कैप्सूल, या तो रेनल कॉप्सल के नाम से आप उसे कंसिडर कर सकते हो. तो अगेन ये वही डायग्राम आपको दिख रहा है, एफेरेंट आर्टेरियोल, इफेरेंट आर्टेरियोल, और मिडल में जो है वो पूरा का पूरा क्या है? ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस के बाहर बॉमेन्स कैप्सूल 2 लेयर्स का बना हुआ है, जिसका नाम है माल्पीजियन बॉडी या तो रेनल कॉप्सल. ओके, बॉमेन्स कैप्सूल आगे एकदम नैरो पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जो नैरो पार्ट को हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं? एज अ नेक. तो ये रेनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट हुआ. नाउ रेनल ट्यूब्यूल के अंदर जो बॉमेन्स कैप्सूल था, वो बॉमेन्स कैप्सूल की ट्यूब्यूल्स जो थी कंटिन्यूस फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कोइल्ड नेटवर्क, और वो हाईली कोइल्ड नेटवर्क का नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, PCT. तो अगेन फिर से डायग्राम की ओर चलते हैं.
तो बॉमेंस कैप्सूल का सबसे पहला पार्ट आपको दिख रहा है, हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, PCT। ओके, नाउ PCT के बाद की रेनल ट्यूब्यूल नंबर 2, अ हेयरपिन शेप्ड या तो यू शेप handless loop is the next part of the tubules which has descending as well as ascending limb part। तो हेयरपिन या तो यू शेप का हैंडलेस लूप जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बाद का पोर्शन होगा, तो ये आपको दिख रहा है हैंडलेस लूप। हैंडलेस लूप का ये डिसेंडिंग लिम्ब है क्योंकि वो नीचे की ओर जा रहा है, एंड दिस वन इज द असेंडिंग लिम्ब क्योंकि वो ऊपर की ओर मूव हो रहा है। अब ये डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब के बीच में एक छोटा सा डिफरेंसेस है कि डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज थोड़ी सी थीन होगी क्योंकि फ्लैट एपिथेलियल सेल से बनी है। असेंडिंग थिक है बिकॉज क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल से उसको बनाया गया है। चलो, असेंडिंग लिम्ब्स कंटिन्यूस एज अनदर हाईली कोइल्ड ट्यूबुलर रीजन, और वो रीजन का नाम है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, DCT, जिसको बनाने के लिए कौन सा एपिथेलियम यूज किया जाता है? क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो नेक्स्ट डायग्राम के अंदर अगर आप देखो तो असेंडिंग लिम्ब किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है? DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जिसको बनाया जाता है क्यूबोइडल एपिथेलियल से। ओके, देन आफ्टर बहुत सारी DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, सो द DCT ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स, अलग अलग नेफ्रॉन्स की जो DCT है ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब इज कॉल्ड एज अ कलेक्टिंग डक्ट। तो DCT का ओपनिंग, बहुत सारे नेफ्रॉन्स की DCT एक स्ट्रेट ट्यूब के अंदर ओपन होगी जिसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। अब ये कलेक्टिंग डक्ट, तो पहले डायग्राम के अंदर उसका व्यू देख लेते हैं। तो ये आपको स्ट्रेट ट्यूब दिख रही है, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये नेफ्रॉन की यहाँ पे खुल रही है, ये नेफ्रॉन की भी यहाँ पे खुलेगी, ये नेफ्रॉन की यहाँ पे खुल रही है। ओके, नाउ बहुत सारे नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती है। सो मैनी ऑफ विच कन्वर्ज, join and open into renal pelvis through medullary pyramids in the calces। तो आपको मैंने बताया कि बहुत सारी DCT या तो नेफ्रॉन की DCT कलेक्टिंग डक्ट में ज्वाइन होती है। कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारी एक लार्ज डक्ट बनाती है, जो डक्ट का नाम है बेलिनी डक्ट। ओके, ये बेलिनी डक्ट अब कहाँ पे खुलेगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं फिर से आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। ओके, तो ये सब रीजन पे बहुत सारे नेफ्रॉन्स होंगे। तो वो नेफ्रॉन से जितनी भी बेलिनी डक्ट है वो सभी के सभी रेनल पेल्विस में आती है। तो रेनल पेल्विस में आने के लिए उनको क्या पास आउट करना पड़ता है? मेड्यूलरी पिरामिड। रेनल पेल्विस से यूरेटर के थ्रू वो यूरिन किडनी से बाहर आएगा, और किडनी से बाहर आने वाला यूरिन किसके थ्रू? यूरेटर के थ्रू। कहाँ पे आएगा? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का ओपनिंग यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से वो यूरिन बॉडी से क्या किया जाएगा? रिमूव किया जा सकता है। तो ये था पूरा डायरेक्शन कि यूरिन कहाँ पे फॉर्म होता है और उसका ट्रांसफर किस तरह से हो पाता है। तो पूरा ट्री अगर आप देखो तो वो ट्री के अंदर ये मैंने दिखाया कि DCT कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट बेलिनी डक्ट बनाती है। रेनल पेल्विस थ्रू मेड्यूलरी पिरामिड। ओके, कहाँ पे खुलेगा? यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड बॉडी से बाहर ये रिमूव होगा। ओके, नाउ ये नेफ्रॉन के कुछ अलग अलग पोर्शंस जैसे कि माल्पीजियन कॉप्सल। तो माल्पीजियन कॉप्सल में क्या क्या आ गया? ग्लोमेरुलस प्लस था बॉमेंस कैप्सूल। So first one is the Malpighian corpuscles, glomerulus, Bowman's capsule, PCT
and density of nephron are situated into the cortical region of the kidney. तो किडनी के बाहर के पोर्शन की और कौन कौन से, द माल्पिजियन कॉप्सल्स मतलब ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, वेरेज लूप ऑफ हैंडलेस आर डीप इनटू द मेडुला. तो हैंडलेस का जो लूप है वो मेडुला रीजन के अंदर होगा. बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं ज्यादातर कौन से पोर्शन में होंगे, किडनी के कॉर्टिकल रीजन्स के अंदर. ओके, नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन. सो नेफ्रॉन के टाइप्स किसके बेसिस पे दिए जाते हैं, on the basis of their लोकेशन. कहाँ पे उनका लोकेशन है उस हिसाब से नेफ्रॉन की दो टाइप्स हैं. तो दो में फर्स्ट, इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन, मेजोरिटी मतलब 85% नेफ्रॉन, loop of Henle is too short and they are extends only very little into the medulla. Such type of nephrons is considered as a cortical nephron क्योंकि वो किडनी के कौन से पार्ट के अंदर लोकेटेड होते हैं, कॉर्टेक्स. तो 85% नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हैंडले है वो एकदम शॉर्ट होगा और वो लिटिल डीपर डिस्टेंस तक मूव होगा मेडुला के अंदर, वो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन. आप डायग्राम देख सकते हो, ये है कॉर्टिकल नेफ्रॉन. तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन आप देख सकते हो ज़्यादातर रेनल कॉर्टेक्स वाले पोर्शन के अंदर है. रिमेनिंग 15% की अगर बात करो, सो सम ऑफ द नेफ्रॉन मतलब 15% ऑफ द नेफ्रॉन लूप ऑफ हैंडले इज वेरी लॉन्ग एंड रन डीप इनटू द मेडुला. तो ऐसे नेफ्रॉन का नाम है जुक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो 15% होते हैं. तो दूसरा डायग्राम आप देख सकते हो. तो ये लूप ऑफ हैंडलेस का लेंथ आपको दिख रहा है और वो ज़्यादा रेनल मेडुला वाले पोर्शन के अंदर डीपर डिस्टेंस तक मूव होगा. तो ये डिफरेंस था दोनों नेफ्रॉन्स के बीच का. ओके, नाउ चलो आपको मैंने बताया था इफेरेंट आर्टरियोल्स आर इमर्जिंग exit from the glomerulus which forms a fine capillary network around the renal tubule is called as a peritubular capillaries. अब efferent arteriole क्या करता है कि बोमेन्स कैप्सूल से बाहर तो निकल गया, बाहर निकलने के बाद वो एक नेटवर्क बनाता है और वो नेटवर्क पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के नाम से जाना जाता है जो रेनल ट्यूब्यूल के आजू बाजू में होगा और वो ट्यूब का नाम है वासा रेक्टा. जो वासा रेक्टा का काम है कि जो भी ब्लड प्योर हो चुका वो ब्लड को रेनल वेन, इंफीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से उसको कहाँ पे ट्रांसफर करना, अप टू दी हार्ट. तो ये था पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जिसका नाम है वासा रेक्टा. ओके, सो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जिसको बोला था वासा रेक्टा. सो अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हैंडलेस लूप विच फॉर्मिंग अ यू शेप, और वो यू शेप स्ट्रक्चर का नाम आपको मैंने बताया वासा रेक्टा या तो आप वास रेक्टा के नाम से भी उसे जान सकते हो. अब ये वासा रेक्टा ज़्यादातर एब्सेंट होगा या तो एकदम स्मॉलर होगा. कौन से नेफ्रॉन में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर, क्योंकि उनकी साइज कैसी है, शॉर्ट है. तो फिर से एक बार डायग्राम के अंदर देखो तो ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है साइज में एकदम शॉर्ट है, इसलिए उनके पास जो वासा रेक्टा होती है वो या तो बिल्कुल नहीं होगी या तो एकदम स्मॉलर लेंथ वाला होगा. और जुक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के पास नेफ्रॉन की साइज बड़ी होने की वजह से उसका जो वासा रेक्टा है वो साइज में थोड़ा सा लॉन्गर होगा. सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.